और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस पुस्तक की समीक्षा के लिए आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ हमारे, जैसा मैं कहती हूँ कि बहुत गहन अध्येता हैं, समीक्षक, कला प्रेमी, अभिनेता, रंगकर्मी, बहुत सारी विशेषताएं आपसे जुड़ी हैं। आपने लंबे समय तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है और अब रिटायरमेंट के बाद साहित्यिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। हमें अच्छा लगता तो आदर के साथ कर्नल मदन मोहन कर्णवाल, और ये भी सौभाग्य है कि आज इस मंच पर मदन मोहन द्वय उपस्थित हैं। दोनों अपने क्षेत्र की विशेष हस्तियां हैं, तो आदर के साथ मदन मोहन कर्णवाल। आवाज सबको सुनाई दे रही है? आज के अध्यक्ष राजेश सकलानी जी, सम्मानित मंच और सभी उपस्थित सुधीजन, सबसे पहले आपका अभिनंदन। मैं लिख के तो काफ़ी लाया हूँ, बट और मुझे आज लगता है कि डॉक्टर अनिल कार्की नहीं है, तो थोड़ा अतिरिक्त समय मिलेगा। उनका समय मिलेगा। उनको तो मैं समीक्षा शुरू करता हूँ। गढ़वाली और कुमाऊनी में अनुवाद की परंपरा काफ़ी पुरानी है। पहले अंग्रेजी साहित्य से या बाकी हिंदी साहित्य से गढ़वाली में अनुवाद होता आ रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि इतने बृहद आकार में गढ़वाली से हिंदी में अनुवाद हुआ है, जो कि पनाल है। आज मुझे पनाल शीर्षक से प्रकाशित कहानी संग्रह, जो कि समय साक्ष्य से छपा है, उसकी समीक्षा का दायित्व दिया गया है। पनाल शीर्षक जो है वो, जो मुझे लगता है कि जो स्रोत भाषा है गढ़वाली, उससे लक्ष्य भाषा हिंदी में एक जो सृजनात्मक जो सेतु है, जो गढ़वाली संस्कृति और जो उसका सांस्कृतिक और साहित्यिक वैभव है, उसको हिंदी साहित्य में रूपांतरण करने के लिए, एक स्पीडन अप करने के लिए ये एक सेतु है। तो मैं अभी समीक्षा पर सीधे आता हूँ, पर उससे पहले, क्योंकि संचालक श्रीमती बीना बेंजवाल जी ने ऑलरेडी कहानी का जिक्र किया है, मैं थोड़ा आपको कहानी के 2 अंश पढ़ के सुनाता हूँ। दंडिका का डर, ये एक्चुअल में हेडमास्टर हृदय राम कहानी, मूल कहानी है भगवती प्रसाद जोशी हिमंत वासी की। और आप देखिए कि इस कहानी में कितने चुटिलेपन से अनुवाद हुआ है उस गढ़वाली कहानी का, और इसने मुझे मजबूर किया कि मैं हुंगरा पे जाऊं वापस देखने के लिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ये अनुवाद इस प्रकार है। प्राइमरी स्कूल हेड़ाखाल, जहां हेड मास्टर है हृदय राम हरबोला, एक शरीर एक आत्मा, छड़ी जैसी छरहरे, रौबदार मूछे, तना हुआ सीना और हर वक्त चढ़ी हुई त्योरियां। जैसे परशुराम के कंधे में फरसा, वैसे ही हृदय राम जी के हाथ में डंडा। इसी छवि को देखकर नौनिहालों ने उनका अच्छा खासा नाम बिगाड़कर हृदय राम बम्बोला कर दिया। बच्चों के मन में उनका इतना खौफ था कि अगर मास्टर जी कहीं रास्ते या गली मोहल्ले में दिख जाए तो वह छानियों, गुफाओं और घरों में दुबक जाते। माहौल में ऐसी अफरा तफरी छा जाती जैसे बकरियों के रौखड़ में बाघ घुस आया हो। बचने का कोई रास्ता ही न दिखता। स्कूल जाओ तो डंडा और ना जाओ तो डंडा। विद्यार्थी डंडे को डंडा न बोलकर शुद्ध संस्कृत में दंडिका बोलते। पर नाम बदलने से क्या होता? जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ, जैसे डंडा वैसे ही दंडिका। और ये कहानी जो
है ये समृद्धि है, जहाँ से शुरू हो रही है वहीं जाके अंत में ख़त्म हो रही है। अब जो ये हेडमास्टर हैं ये प्रमोट होके दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, और जो उनके नंबर 2 हैं सिताब सिंह जी, वो अब हेडमास्टर बन जाते हैं। तो आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। हेडमास्टर, पहले हेडमास्टर की विदाई हो रही है और दूसरे हेडमास्टर वहाँ पे हैं। अचानक तभी पीछे से एक कड़कदार आवाज़ गूंजी, शेरू। शेरू ये मॉनिटर टाइप का लड़का है। सबने पीछे मुड़कर देखा तो मास्टर सिताब सिंह जी हाथ में टिमरू की कटीली दंडिका लिए खड़े थे। सिताब सिंह जी गरज रहे थे, दंडिका न कभी टूटती है न कभी मरती है, वह तो आत्मा की तरह अजर अमर है, बस चोला बदलती है चोला। देख लीजिए, यह पहले घिंगारू की थी और अब टिमरू की है। पहले केवल हथेलियाँ लाल करती थी और अब तो लहूलुहान करेगी। दंडिका क्या लौटी, यूँ लगा जैसे स्वयं हेडमास्टर हिदराम जी खेड़ा खान लौट आए हो। छड़ी जैसी छरहरी रौबदार मूछें, तना हुआ सीना और चढ़ी हुई त्योरियों वाले हेडमास्टर सिताब सिंह जी बिल्कुल ऐसे लगते, सिताब सिंह जी नहीं, किताब सिंह जी, बच्चों ने उनका नाम किताब सिंह जी रखा है। किताब सिंह जी ऐसे लगते जैसे पुराने हेडमास्टर निर्दय राम बम्बोला। तो ये एक कहानी है, और आप देख सकते हैं कि अनुवाद का स्तर किस लेवल का है। इस पहले ही बताया जा चुका है कि संग्रह में टोटल 22 कहानियां हैं, जिसमें 14 हुंगरा से ली गई हैं और 8 कहानियां जो धात और अन्य स्वतंत्र कहानी संग्रहों से ली गई हैं, जिसमें बलवीर राणा अडिग जी का संग्रह विदाई और अन्य कहानियाँ, और एक और संग्रह है जो मुझे मालूम नहीं चला। इनमें से 22 कहानियों में से 11 लघु कहानियाँ हैं। लघु कहानियों और कहानियों के बीच की मझोले कद की कहानियाँ हैं। उनमें 3 लघु कथाएँ, जिसमें आपका गढ़वाली ठाठ, जिसमें आपका रुक्मी जो कालू है कलिया, और एक कहानी और है। इनको छोड़कर बाकी जो 8 कहानियाँ हैं उनमें से कुछ एक आध लोक कथा है, कुछ आख्यान परक है, कुछ घटना परक हैं। और जो ये एक पहली कहानी है गढ़वाली ठाठ, मैं इसको देख रहा था कि 1913 में इसको पहली कहानी बोला जाता है। तो कहानी मतलब बहुत ज़्यादा बड़े आकार की नहीं है, लेकिन जब मैं कहानी तत्वों के बेस पे, सभी ने इसको कहानी बोला है, पर मैं कहानी तत्वों के बेस पे जब इसको विश्लेषण कर रहा था तो मुझे लगा कि ये सभी तत्वों को छूती हुई चलती है कहानी है। 1930 में आपका संस्मरण और रेखा चित्र का विकास हुआ हिंदी कहानी में, तो ये रेखा चित्र ज़्यादा है, या बोले कि रेखा चित्रात्मक कहानी ज़्यादा है। मुख्य कहानियों में भगवती प्रसाद जोशी जी की दंडिका का डर, रमा प्रसाद गिलडियाल जी की गुंडिया द्यूर, जिसको कांता गिलडियाल जी ने दृष्टि नाम दिया है, सुरेंद्र पाल जी की दान की बाची, या उसने बदमाश बछिया का नाम दिया उसको। फिर ओम प्रकाश सेमवाल जी की मेरी फूफू, जिसको जीवटता नाम दिया गया है। कुसुम नौटियाल जी की नज़दो महीना, जिसको प्रत्याशा नाम दिया गया है। बीना बेंजवाल जी की राहत राशि की कहानी है, जिसका मूल नाम मुझे मालूम नहीं है। और अडिग जी की विदाई कहानी है। तो 3 कहानियाँ समृद्धि हैं। एक तो मैंने आपको दंडिका का डर बताया, और दूसरा ये विदाई है, और तीसरी आपकी वो दान की बाची है, जहाँ से शुरू होती वहीं ख़त्म होती है। अगर उसको भी आपको सुना तो आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। मेरी फूफू संस्मरणात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक कहानियों में नारायण बली, डडवार जो पलायन और थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति भी उसमें आई है, लंबी कहानी है। इमदाद जो 5 रुपली का हिंदी नाम है। सामाजिक विषमताओं की कहानी गुंडिया दूर वो है, जिसको कांता गिलडियाल जी ने उसको दृष्टि नाम दिया है। नियति और रुक्मी ये दलित विमर्श की कहानियाँ हैं। नियति मुझे जो पूस का जो उसका ओरिजिनल नाम है, वो मुझे पूस का जो के साथ मुझे गंगा जी के जो भी याद आते हैं, मदन टुकरान के गाने में।
उपदेशात्मक कहानियों में गढ़वाली ठाठ, ददी चांदी, ददी की चाहना, जिसको कांदा गलिया ने चाहत और बदलाव नाम दिया है, ये महिला विमर्श की कहानियाँ हैं। नच दो महीना, जीवटता, दुलार, आपदा, देवी देवता, मुक्ति और बोझ बना दुलार, ये भी आपकी महिला विमर्श की कहानियाँ हैं। और संत एक कहानी है जो बिल्कुल अलग कलेवर की है। हास्य कहानियों में ये आपकी गढ़वाली ठाठ, दान की बचिया, नारायण बली और दंडिका गटर, 4 कहानियाँ हैं। तो ये तो रही कहानी चयन की बात। अब आता हूँ मैं, पहली बात तो अनुवादक का काम लोग मूल कहानी लेखक से नीचे दर्जे का मानते हैं। क्यों मानते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो नीचे दर्जे का नहीं है। और तब उस अनुवाद की आलोचना या समीक्षा करना उन लोगों के हिसाब से शायद और भी नीचे दर्जे का काम होगा। लेकिन ये तुलनात्मक समीक्षा, आपको अनुवाद भी देखना पड़ रहा है और साथ में चूंकि शीर्षकों के नाम बदल गए तो उसमें आपको मूल कहानी भी देखनी पड़ रही है। और इसमें जो अनुवादिका है उसका भी इसमें कसूर है कि उसने इतना रोचक बना दिया है कि मेरा मन किया, मैंने 2017 में हुंगरा ली थी, पढ़ नहीं पाया। कारण है उसके, क्योंकि हम गढ़वाली कहानी पर ज़्यादा फोकस नहीं, एक साथ फोकस नहीं कर पाते, पूरी कहानी नहीं पढ़ पाते। लेकिन इस कहानी ने, इस अनुवाद ने उसकी ओर हमें प्रेरित किया है। तो एक अनुवादक स्रोत भाषा गढ़वाली में व्यक्त विचारों, भाषा, लेखक की अभिव्यक्ति, संस्कृति, भावों, अर्थों को द्वितीय लक्ष्य भाषा हिंदी में बिना अर्थ बदले प्रवाहमयी रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरता है। जूझता है, समझता है, पूछता है, सहयोग मिलता है, नहीं मिलता है, और शब्दकोश भी अनुवाद का कभी कभी उस ढंग से उपलब्ध नहीं होता है। यह मूल रचना की शैली, भाव को, शीर्षकों को सुरक्षित रखते हुए, सहेजते हुए एक रवानगी भरा भाषाई और सांस्कृतिक पुल बनाने का काम है, ताकि उद्देश्यपूर्ण जानकारी, मनोरंजन, आनंद उन लोगों तक ही न पहुंच सके जो गढ़वाली भाषा से अनभिज्ञ हैं, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचे जो गढ़वाली भाषा जानते हुए भी इसके प्रति उदासीन हैं, और वो भी लोग जो इस गढ़वाली भाषा पे एकाग्र नहीं कर पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा में क्या रखा है, उनकी कहानी और कविताओं में वैश्विक स्तर या मुख्य धारा में कहाँ वो अपना प्रभाव छोड़ पाएंगी। निसंदेह वे गलत हैं। अनुवादक को मूल लेखक की भाव पूंजी को सही ढंग से, कबीरी भाव से, दास कबीरा जतन से ओढ़ी जो कि त्यो रख दीन चदरिया, अपनाकर मूल शब्दों, शीर्षकों, भावों, अर्थों, विचारों, सांस्कृतिक वैभव, तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावलियों, व्याकरणिक और संरचनात्मक क्रियाओं की भिन्नताओं, सटीक पर्यायवाची शब्द, प्रतीकात्मक शब्दों, भाषा शैली का चुनाव करके सम्यक अनुवाद करना होता है। इसमें अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा पर समान अधिकार होना चाहिए, जो कि अनुवादिका को है। वह उसे अनुवाद की उद्देश्य पूर्ति, जो टारगेट पॉपुलेशन जिसके लिए ये अनुवाद किया जा रहा है, उसके स्तर का भी ध्यान उसको रखना जरूरी होता है। अन्यथा मूल जानने की चाह दोनों अवस्था में होनी नियत है। या तो बहुत सुंदर अनुवाद हुआ है और तब आप उसकी मूल कहानी ढूंढ रहे हैं, और या बहुत गंदा अनुवाद हुआ है तब आप ढूंढ रहे हैं कि आलोचना में कहाँ से करूं। तो अभी जैसे मैंने आपसे अंश पढ़ा, इसमें कम से कम 12-15 अंश ऐसे विभिन्न कहानियों में कि 2 बूंद आंसू भी गिरा सकते हैं और हंस भी सकते हैं और सोचने को मजबूर हो जाएंगे। व्यंग भी है, वो व्यंग रिटायर्ड फौजी की लाइफ में भी है, वो विदाई में भी है, और एक दूसरी कहानी है। बहुत ही अच्छे इसमें कहानियाँ चयन है और अनुवाद है। तो मैं उस डिटेल में न जाके अब थोड़ा हल्का सा नेगेटिव पॉइंट पे आता हूँ। लिमिटेड जो नेगेटिव पॉइंट है, मैं ये बोलता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि 95% से ज़्यादा अनुवाद बहुत सुघड़ है, बहुत ही अच्छा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इसमें रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, और उसको दूसरे संस्करण में अच्छा किया जा सकता है। वो अनुवादिका की गलती नहीं है, उसमें मुहावरे हैं,
उसमें आपके कुछ ऐसे शब्द हैं, गाली गलौज वाले शब्द हैं, जो या तो जानबूझकर छोड़ दिए गए हैं या मुहावरों का अर्थ पता नहीं है। अब जैसे एक मुहावरा है, दृष्टि जो गुंजा दूर है, जैसे दृष्टि जो एक कहानी है, जो ओरिजिनल कहानी गुंजा दूर है। और गुंजा दूर क्या है कि वो जिस महिला की शादी होती है वो बड़ी सुघड़, खूबसूरत, लंबी है, और जो उसका देवर है वो उसके घुंडों तक, टखनों तक आता है। तो उसकी माजी जो है वो उसको चिढ़ाती है कि जो तेरा देवर है वो गुंजा दूर है, और वो गुंजा दूर जीवन भर उसके साथ नाम चलता है। तो गुंजा दूर उस कहानी का सत्व है। तो जो कहानी का सत्व है वही उसका शीर्षक में आता है, लेकिन उसका शीर्षक दृष्टि रखा गया है। दंडिका का डर आपने ऑलरेडी वो कहानी देख ली है कि उसमें मास्टर हृदय राम है, उसका मेन कहानी का जो नाम है हेड मास्टर हृदय राम है। उसके शीर्षक डंडे का डर, चोला बदल, गिंगारू से टिमरू तक, और भी बहुत कुछ हो सकती थी। और इसके अलावा उसमें एक मुहावरा है, और जब बड़ गोर ही लूण बुकालू तो छोट गोर तो चाटल में थुबड़ा। अब इसका अनुवाद मिलना मुश्किल था तो वो छोड़ दिया गया है। या इसी ढंग से आपका वो मास्टर हृदय राम का जो वो है, उसमें लिखा हुआ है, मूल कहानी में लिखा है चढ़ी हुई आंखें। अब चढ़ी हुई आंखें को अनुवादिका ने एक जगह चढ़ी हुई आंखें लिखा और एक जगह चढ़ी हुई त्योरिया लिखा। अब चढ़ी हुई आंखें ज़्यादातर लोग जो अनुमान लगाएंगे कि मास्टर जी स्कूल में पी के आते थे, चढ़ी हुई त्योरिया ज़्यादा सही लगता है। उसी ढंग से चाह और बदलाव न होकर जो दद्दी चाणी का अनुवाद, दद्दी की चाना भी हो सकता था। शीर्षक जो मैं बोल रहा हूँ, मैं शीर्षक की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने गलत शीर्षक चुने हैं, पर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप शीर्षक बदल देते हैं तो कल की डेट पे अगर कांता गिल्डियाल की जो अनुवाद की किताब है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है 15-20 साल 30 साल में, तो मूल कहानी और मूल कहानी का लेखक गायब हो जाएंगे। ये ऐसा हो जाएगा जैसे गांधी जी के अब आज की डेट पे जो गांधी हैं उस टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जहाँ तक हो सके शीर्षक ना बदला जाता। पूस का जौ का शीर्षक नियति किया हुआ है, 5 रुपल्टी का 5 रुपये ना होके वो आपका इमदाद है, इमदाद भी ठीक है, उसमें इमदाद है। दानो बाछी, पूरी कहानी हास्य व्यंग से भरी हुई है। दान की बछिया भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अनुवादिका को उसका जो दान की बाछी का जो एक्शन था, जो उसने सबको छकाया, तो उसको बदमाश बछिया नाम दे दिया। देवी कोप, देवी का कोप क्रोध न होके आपदा है, मदन डुकराम जी की कहानी है। मेरी फूफू जीवटता, जीवटता तो है फूफू में। नजदो महीना बसंत, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ है कि नजदो महीना बसंत, नजदो महीना का नाम बसंत न होके प्रत्याशा लिखा गया। अब प्रत्याशा तो गणित का शब्द है, आशा और प्रति आशा, होप एंड नो होप, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। तो अब उनकी सोच है, उन्होंने किस ढंग से इसको वो किया है। एक कहानी में जो कहानी है उद्धार, महिला जो है नदी में गोता लगाती, तो मैं अनुवादिका को बोल रहा था कि आपने महिला को नदी में गोता लगवा दिया, पर जब मैंने मूल कहानी देखी तो वहाँ पे गोता ही लगा हुआ है। तो मैं सीधे से बोलता कि महिला जो है नदी है, प्रकृति है, महिला नदी में बैठती है, गोता नहीं लगाती। तब मूल कहानी में गोता लगा रहे तो वो भी क्या करेगी। इसमें एक कहानी है आपकी मुक्ति, मुक्ति में छियों को खगड़ाट, छियों को खगड़ाट ध्वन्यात्मक शब्द है, तो पानी के स्रोतों की कलकल की आवाज़ है। जो भी खगड़ाट से अब क्या शब्द है वो एग्जैक्ट में बता नहीं सकता, तो वो झरनों की कलकल हो गया है। एक शब्द आया है डेक्ची डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा, कि दूल्हा क्या है कि डेक्ची डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा। एक पूरा पीड़ा मुंड शैली, ये जो बाल बांधने की शैली है महिलाओं की, जिसमें बाल में बहुत सारे अलग अलग वो करते हैं, तो वो शब्द भी यहाँ पे आया। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप देख के
आप आश्चर्य में पड़ते हैं और अच्छा लगता है। पाखली अंगड़ी, मेरी फूफू में मुझे अपनी ताई जी की याद आ गई, मैं उस पर रोया। और सेम वो कहानी, कईयों के वो कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी अपने किसी पुराने की याद आएगी। डडवार जो कहानी है, जनरल जो डडवार कहानी है, मैं इसके लिए डडवार कहानी जो है उसमें एक चीज़ आपको पढ़ना चाहूँगा। ये अभी समय है, हाँ हाँ, साहित्य का मनोसंधान मृदुला गर्ग की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मुहावरे अपने कमतरी के एहसास पर पर्दा डालने या संवेदनाहीन होने के कारण कोई भी आदमी या तो जीवन में या साहित्य में प्रयोग करता है। अभी कितना सच है कितना झूठ है, उन्होंने ये लिखा है कि जो आदमी मुहावरे दर मुहावरे इस्तेमाल करता है साहित्य में या रियल लाइफ में, तो या तो उसको संवेदनाहीन है, एकदम से वो उसकी प्रतिक्रिया मुहावरे में निकल जाती है, वो संवेदना से सोचता नहीं है, और या कोई अपनी कमतरी के एहसास को कम करता है। डडवार कहानी है ना जो, हाँ जी, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ उसमें। तो जो डडवार कहानी है, डडवार कहानी में दो चीज़ें हैं। डडवार कहानी में कहानी लंबी है, थोड़ा कहीं कहीं बोरिंग हो जाती। कहानी बहुत अच्छी है, पलायन की कहानी है कि जो हमारे आओ जी हैं उन्होंने क्यों अपनी जो बेसिक जो उनकी ढोल शास्त्र की जो वो विधा थी उसको क्यों छोड़ा। अच्छी कहानी है, लेकिन उसमें दो प्रसंग मेरे को लगते हैं कि थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। और अतिशयोक्ति कब होती है? जनरली जो साहित्य होता है वो प्रतिरोधात्मक होता है। समाज प्रतिरोध खड़ा करता है और साहित्य में उस प्रतिरोध का तोड़ निकलता है, फिर समाज दूसरा प्रतिरोध खड़ा करता है, फिर साहित्य में उसका तोड़ निकलता है। तो डडवार में दो चीज़ें मेरे को ये लगी। एक तो जो जब वो पंडो वार्ता कर रहे हैं तो जो दूल्हे के जो भी वो रिश्तेदार हैं वो बोलते हैं कि भाई कोई है कि भाई आप ये क्या लगा रहे हैं पंडो वार्ता, मतलब या आप राम वनवास की कथा क्या लगा रहे हैं, आप पांडव वनवास की कहानी लगाइए। तो इस ढंग से उन्होंने उसमें लाए हैं। जनरली मतलब राम वनवास और पांडव वनवास कॉमन चीज़ है, ये सभी को पता होगा। तो उन्होंने इस चीज़ में वो लाए हैं कि जो उच्च जाति के लोग हैं या जो भी वो लोग हैं उनको पता नहीं कि पांडव वनवास क्या है, राम वनवास क्या है, पांडव वार्ता में वो कन्फ्यूज होते हैं। दूसरी चीज़ जो है, सुबह के 3:15-4 बजे जो महिला, कुछ उत्सुक महिलाएं हैं जो वो भी पंडों की तरह नाचना चाहती हैं। तो जो ये दो आओजी हैं, सोनू और जीणू या सोनू या जो उनका पोत बेटा है, उनको सुबह 3-4 बजे गौशाला से उठा कर लाया जाता है। और उसके बाद कहानी कई मोड़ लेती है। एक्चुअली इस कहानी में उन्होंने बहुत कुछ ठूंसने की कोशिश की है, बहुत कुछ ठूंसने की, कि जो आपका ढोल शास्त्र है उसमें वो किस ढंग से वो किसी गधेरे में, जब वो पाल गांव से बारात जाती है डाबर गांव में और बारिश होती है तो वहाँ फंस जाते हैं, तो किस ढंग से वो ऊंचाई पे आके अपने जो ढोल में वो बजाते हैं उसके हिसाब से दूसरे जो ढोली और दूसरी साइड के वो उनकी मदद करने आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ठूंसने की कोशिश की है। लेकिन पलायन उसकी जो एक वो है, मैं उसको एक बार थोड़ा एक उसका भी वो आपको पढ़ के सुनाऊं। कौन से पेज पे? मुख्य औजी है वो बात कर रहा है कि जैसे वृत्ति औजी लुहार या मिस्त्री की है वैसे ही ब्राह्मण की भी है। बात तो सही कर रहा है। कंटालो, शादियों में ब्राह्मण को मिलने वाले धन का हिस्सा अनाज डडवार ब्राह्मणों को भी दिया जाता है। गैखी जो यजमानी को बोलते हैं, जजमानी को, उनकी भी है, किंतु उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सिर्फ इसलिए कि वो ऊंची जाति के हैं। वे चाहे कितने ही घिनौने कार्य कर ले, लेकिन दुनिया उनको सिर पाँव पे बिठा के रखती है। और जब ये हमारा औजी है जो ढोल फेंक देता है नदी में, आज ढोल सागर का एक महान ज्ञाता उस परंपरा से बिलग हो गया था। सोनू को यदि लोग सम्मान देते, उसकी कला की कद्र कर उसे इनाम देते, तो वह आज अपने हाथों से ढोल गदेरे में नहीं बहाता। आज वह हल्का हो गया था, उसके कंधे ढोल का बोझ ढो ढो कर टूट चुके थे, आत्मा घाव खा कर छलनी हो चुकी थी, ढोल को बहाकर जैसे उसका नया जन्म हो गया था। तो इसी में इसके बाद जो आपकी
मैंने लिखा बहुत कुछ है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ उसमें डिस्कस हो चुका है और काफ़ी कुछ ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। जो आपके कहानी के तत्व, कहानी का जो क्या कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु के डिटेल में मैं ना जाके, मैं इसमें अंत में आने से पहले एक आध प्रसंग आपको और सुनाता हूँ। बदमाश बछिया। तो इसमें शुरुआत में जो पौणो है, जो मेहमान है, वो बछिया, वो दिशा मैदान जा रहा है, बछिया भाग रही है, तो वो किस ढंग से बछिया को पकड़ता है, तो वो थोड़ा लंबा सा प्रसंग है। उसमें उसको परेशानी होती है, वो लंगड़ाता है, फिर वो बछिया पंडित जी के पास आती है, पंडित जी को भी दुलत्ती मारती है, कई लोगों को वो घायल करती है, और लास्ट में जब बारात जाने वाली होती है तो फिर वो बोलते हैं कि इस बछिया को हम कहाँ लेके जाएं। तो बछिया वो किसी लोकल जो लेडी है उसको 11 रुपये दे के उसको बछिया दे देते हैं, और लास्ट में वो बड़ी खुशी से निकलते हैं कि भाई अब हम तो इससे छूटे। अब वो निकल रहे हैं, वो धार में जा रहे हैं, धार से वो देखते हैं। जब हम दूर धार में पहुंच गए तो देखा कि वो बछिया नीचे की तरफ अब बछिया फिर दोबारा, वो बछिया फिर नीचे की तरफ दौड़ रही थी और छोटे छोटे लड़के, आदमी जल्दी दौड़, धीरू इधर हाँक पे, इधर कहते बदहवास दौड़ रहे थे, शाबाश। और अचानक हम एक दूसरे को देखने लगे। मैं लंगड़ा रहा था, मामा जी लंगड़ा रहे थे, 2-4 भेजने वाले लंगड़ा रहे थे, पंडित जी लंगड़ा रहे थे, कुछ बराती लंगड़ा रहे थे। सबने एक दूसरे की ओर देखा और सबकी हंसी छूट गई। फिर सबने बछिया के पीछे दौड़ लगा रहे लोगों की तरफ देखा और एक स्वर में चिल्लाए, शाबाश, पकड़ो रे पकड़ो, अरे वाह, पकड़ो रे पकड़ो। यहाँ पे कहानी आपकी खत्म हो जाती है। अभी एक कहानी बीना बेंजवाल जी ने लिखी है इसमें, मैं उस पर आता हूँ। मतलब आप उसको सुन के आपके मतलब क्या, मैं क्या बोलूँ, आपके एहसास, कौन से पेज पे हूँ, विदाई से पहले 110 पेज पे, हाँ उन्होंने लिखे। इसको देखिए आप, ये कहानी जो है 110 राहत राशि, हाँ उसमें नाम कुछ और, रुपयों की कुटेरी। अब इसमें देखिए आप, ये थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। अगर नाम गढ़वाली में रखे जाते, वही मैंने बोला। 111 पेज पे जो आपका है, शहरों की तरफ नदियों और सड़कों के रास्ते इस पहाड़ का सिर्फ मिट्टी, पानी और जवानी नहीं जाती, कुछ और भी अनदेखे तरीके हैं जिनसे इस पहाड़ को खोखला करने के बाद सिक्कों में ढालकर वहाँ भेजा जा रहा है। उसे यह भी नहीं पता चला कि जब पहाड़ दरकता है तो उन पत्थरों से किसकी कोठियों का निर्माण होता है। कैसे हमारी गंग नहर की पानी की चमक किसी गोमती नगर के चेहरे पर दिखाई देती है। कैसे पहाड़ के बरगद पीपल किसी के गमलों के बोनसाई बनते जाते हैं। सारे के सारे आदर्श पानी के छोटे छोटे गड्ढों के ऊपर जमी पाले की तरह जैसे निकले, जिन्हें बचपन में स्कूली बच्चे रास्ते से उठाकर चकनाचूर कर देते थे। पहले तो वह इस शहर को शिक्षा का एक ऊंचा केंद्र मानती थी, जहाँ से हर मेहनती विद्यार्थी को अपने सपनों का आसमान बहुत करीब दिखता था। पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ शहर उसे पहाड़ की उम्मीदों को एक आधार देता हुआ लगता था। सुदूर गांव से आई इस लड़की को, सिद्धि को, इस शहर में अपने बस्ते के भीतर एक मनचाहा देश मिल गया था। यह शहर आस्था का भी धाम था, शायद जोशीमठ रहा होगा जहाँ तक मेरे को ध्यान है। और इसी में आप देखिए आगे जो वो जिस महिला जो नायिका उसके बारे में उससे पूछ रहे हैं, आप लखनऊ में अकेले रहती हैं? उसने एक बार पूछा था सिद्धि ने उस महिला को। नहीं बेटा, नहीं, बड़ा बेटा वहाँ डॉक्टर है, उन्हीं के साथ रहती हूँ। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी क्यों नहीं की आपने? मेरी बहुत इच्छा थी नौकरी करने की, पर इन्होंने करने ही नहीं दी। तुम जरूर करना, तभी अपने अनुसार फैसले लिए जा सकते हैं, वो महिला बोली सिद्धि को। यहाँ पे सिद्धि के पास एक पेटीकोट सिलने के लिए आता है। सोचिए आप, मेम साहब के लिए पेटीकोट सिलना है और उस पर जेबें बनानी है, और हाँ, किसी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि पेटीकोट पर जेबें बनाई हैं। सिद्धि को सुनकर आश्चर्य हुआ। बनियान और ब्लाउज पर तो उसने जेबें बनाई थी, पर पेटीकोट पर क्यों? उसने पूछा।
चोरी के भय से रुपए छुपाकर ले जाने की खातिर। अब सिद्धि सोच रही है उस महिला के बारे में जो सात्विक है, धार्मिक है। ट्रेन में नोटों से लदी फदी बैठी मिसेज सिंह, वो महिला के कष्ट की कल्पना उसके कलेजे में, सिद्धि के कलेजे में शाही के कांटों की तरह चुभने लगी। उसने घास लकड़ियों के भारी गट्ठर बहुत ढोए थे, लेकिन रुपयों का बोझ, और वह भी बेमायनी के, कविता और आध्यात्म को जीने वाली मिसेज सिंह कैसे उठाएगी, सोचकर वह कांप गई। इसी में इन कंटिन्यूशन वह तभी समझ गई थी कि कुछ घर बड़े जरूर होते हैं, महिला विमर्श देखिए, पर वहाँ की स्त्रियों के हिस्से में उसका छोटा सा स्पेस भी नहीं आता। और यहाँ तो उस घर के मालिक का मन पर तक इस कदर कब्जा था कि वह वहाँ किसी भी कामना की कोपल नहीं फूट सकती थी। प्रतिरोध तो दूर की कौड़ी ठहरी। इसलिए मिसेस सिंह ने छुपकर अपने लिए नया घर बना दिया, और वह घर था उनकी कविता। वहीं तो वह अपनी मन की बात कह सकती थी। साहब पैसे के कीड़े थे और मेम साहब थी कि जाने से पहले कमल सिंह की पत्नी, कमल सिंह जो शायद उनका नौकर या कोई है, जाने से पहले कमल सिंह की पत्नी और बच्चों के लिए भेंट स्वरूप कपड़े खरीदकर उनके घर रखाई थी। आई थिंक काफ़ी हो गया, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता रहूँगा, तो मैं अभी अंत करता हूँ। नहीं, ये तो मदन की कहानी भी है, पर छोटी है वो। हाँ, वो मैंने बता दिया कि आपदाई कहानी है। हाँ जी, नहीं मैंने वो बता दिया। मैम ये जो अभी मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि 1.5 साल की समय सीमाओं में डेडलाइंस के अंदर जो लेखकीय डेडलाइंस हैं या प्रकाशन की डेडलाइंस होंगी, रहने के बाद भी पनाल सार्थक संदर्भ लिए शीर्षक संग गढ़वाली से हिंदी अनुवाद की पहले कोशिश में अनुवाद की आलोचना तत्वों पर मसलन बहुत, जिसकी सटीकता, अनुवादक की पाठकों के प्रति निष्ठा, सांस्कृतिक उपयुक्तता, पठनीयता, समग्र गुणवत्ता, भाषिक प्रवाह का इसमें समग्र निर्वहन हुआ है। अनुवादक श्रीमती कांता गंडियाल जी और प्रकाशक समय साक्षर की यह स्वागत योग्य पहल है। साथ ही हुंगरा, धाज, अन्य पत्र पत्रिकाओं के भी नैतिक सहयोग बधाई योग्य हैं। मुझे तो डडवार ने विचलित किया, मेरी फूफू ने आंसू टपकाने में मजबूर किया। मुझे क्या किया पनाल, मुझे पनाल ने हुंगरा की तरफ मोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जो श्रोतागण है पनाल पढ़कर वो भी गढ़वाली कहानी कविताओं की तरफ अपने को मुड़ता हुआ पाएंगे। कांता गंडियाल ने हुंगरा से केवल 10-12 मोती लिए हैं, अभी भी हुंगरा में 88 मोती छुपे हुए हैं। तो अभी भी बहुत अच्छा अनुवाद, बहुत अच्छी कहानियाँ उसमें, बहुत अच्छे अनुवाद हो सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो जनरली साहित्य हमें सिखाता है कि हम सत्य को एकांगी न माने, कि उसके लिए किसी एक प्रचारित या लोकप्रिय रूप पक्ष को देखकर संतुष्ट न हो, अपने विवेक के प्रचलित नैतिकता से ऊपर रखकर खुद अपने नैतिक मूल्य तय करें। जीवन में कुछ मूल्य शाश्वत होते हैं, कुछ व्यावहारिक, और इसी ढंग से साहित्य रचते हुए लेखक परकाया में प्रवेश करता है और पाठकों को भी परकाया में प्रवेश करवाता है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत सार्थक पहल है। इसके लिए अनुवादिका को बहुत सारी बधाइयाँ। इसके लिए जो सोर्स किताब है हुंगरा, उनके जो साझे जो लेखक हैं, जो संग्रह करता है मदन डुकलान जी, और पीछे बैठे गिरीश सुंदरियाल जी, उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ। अडिक को बधाइयाँ, और बहुत सारे लोगों को बधाइयाँ, और समय साथियों को भी बहुत सारी बधाइयाँ। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भारत, जय।